हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज सक्सेस क्लासेस। और मैं हूं आपका मैथ फ्रेंड हितेश तिवारी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर है। और हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ऑलरेडी सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप वहां पर जाके उन्हें देख सकते हैं। और ये इस सीरीज का 5th वीडियो है, 3.5 एक्सरसाइज का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। और बाकी के वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मैं इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.5 हमारे थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड है। हमको ये पूरी एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, no solution or infinitely many solutions. In case there is unique solution, find it y using cross multiplication method. मतलब आपके पास में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चंस में, उन को आपको देखना है कि इन लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे या ये इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशंस के। और अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको वो फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर ये इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको उसे सॉल्व करना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स है। मैं आपको 4 पार्ट्स बताता हूं कैसे करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। और सेकंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहां पर क्या है, a1 इज इक्वल टू है 1 और a2 इज इक्वल टू है 3। साथ ही b1 इज इक्वल टू है -3 और b2 इज इक्वल टू है आपके पास -9। c1 इज इक्वल टू है आपके पास -3 और c2 इज इक्वल टू है आपके पास -2। तो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपकी ये कंडीशन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अगर ये फॉलो होती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, और उसे हम फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 क्या होगा, -3 अपॉन 9 और -3 अपॉन -9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 9 क्या 1/3 टाइम्स। तो दोस्तों ये तो आपस में इक्वल ही हो गए हैं, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर आपको मिल गया है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां से आपको ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इसके यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं क्या c1 अपॉन c2 भी ऐसा ही है। तो c1 है आपके पास -3 और c2 है आपके पास -2। c2 है आपके पास -2। तो c2 अगर -2 है और c1 अगर -3 है तो c1 अपॉन c2 आपका 1/3 तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपका c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू होगा a1 अपॉन a2 के, और नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के। और ये कंडीशन आपकी कब फॉलो होती है, जब आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है वो दोनों ही पैरेलल होती हैं। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो वो कभी भी उनका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन काउंट होता है, मतलब वो कभी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, कहीं पर x और y की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां पर ये कंडीशन हो जाएगी फर्स्ट पार्ट में नो सॉल्यूशन इन दोनों
लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। चलिए अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं 2 अपॉन 3, ये a1 अपॉन a2 हो गया, और 1 अपॉन 2 ये b1 अपॉन b2 हो गया, और c1 अपॉन c2 क्या होगा, c1 अपॉन c2 होगा, देखिए c1 अभी आपका राइट हैंड साइड है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 अपॉन माइनस का 8, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर्स है, और इनमें ये प्राइम नंबर है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो आप बोल सकते हैं ये कैंसिल होकर मतलब इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर फ्रेंड्स यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, सॉल्व होंगी, इनका x और y की वैल्यू आएगी। लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, मेथड क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको लिख लेना है x, यहां पर y और यहां पर 1, ठीक है, यहां पर x, यहां पर y, यहां पर 1, ये आपने लिख लिया। उसके बाद x के जो कोफिशिएंट हैं, देखिए पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3। इन दोनों को छोड़ देना है, और बाकी के जो भी नंबर्स इनके कोफिशिएंट होंगे, जैसे y का कोफिशिएंट क्या है 1, वो यहां लिख लीजिए, y का दूसरा कोफिशिएंट क्या है 2, वो यहां लिख लीजिए, और यहां पर 5, लेकिन ये क्या है माइनस का आएगा इस साइड, देखिए मैं कर ही देता हूं, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, ax1 प्लस b1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें चेंज करना होता है। फिर उसके बाद हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं b1 और b2 क्या है, यहां पर 1 और 2, उसके बाद आप लिखेंगे -5 और -8, -5 और -8, और ये याद रखना जो x आपने लिखा है वो इनके सेंटर में होना चाहिए, इन दोनों कॉलम के सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। और हमने यही क्यों लिखे हैं, x के कोफिशिएंट हमने छोड़ दिए हैं, और बाकी के जो भी कोफिशिएंट थे और कांस्टेंट थे वो हमने लिख दिए हैं x के लिए। अब y के लिए क्या होगा, y के लिए हमको y के कोफिशिएंट छोड़ देने हैं और x और कांस्टेंट को लिख देना है। तो देखिए एक तरफ का तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें इसके राइट साइड में क्या लिखना है, देखिए ये हो चुका है, इसके हमें लिखने नहीं है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट हम लिख चुके हैं, तो रह गया क्या 2 और 3, तो इसको 2 और 3 यहां लिख देंगे, ठीक है। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट में देखिए इसके ये दोनों नहीं लिखने हैं, 2/3 ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो बचा क्या इसका, तो यहां पे लिख देंगे 1/2। इसको वैसे भी समझा जा सकता है कि आप b1 और b2 से स्टार्ट कीजिए, c1 और c2, फिर a1 a2, फिर b1 और b2, यही लिखना है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि पहले हम x के कोफिशिएंट को स्किप कर देते हैं, फिर y के केस में हम y के कोफिशिएंट को स्किप कर देते हैं, और कांस्टेंट वाले पार्ट में हम कांस्टेंट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपको लाइन खींचनी है, यहाँ इक्वल का पार्ट इक्वल लगाना है, यहां भी ये इक्वल आप बीच में लगाइए, ठीक है। अब करना क्या है, जब आपको x के लिए वैल्यू लिखनी है तो आप लिखेंगे x अपॉन क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस मल्टीप्लाई दिस यहां लिखेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई -8 क्या हो गया, -8, फिर बीच में माइनस, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई -5 तो हो जाएगा -10 इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद में -5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके लिए, y के लिए, तो पहले y लिखेंगे, उसके बाद -5 इंटू 3 तो हो गया -15, उसके बाद -8 मल्टीप्लाई 2, लेकिन उससे पहले माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 3, ये लिखिए। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम यहां पे, x y और 1, x के नीचे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए -10 मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा ये +10 और +10 और -8 को आपस में सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस का 15, तो +16 और माइनस का 15 कितना होता है, 1। उसके बाद में 4 - 3 क्या होता है, 1। यहां पर हमको ये मिल गया। अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को ले लेंगे, उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ले लेंगे, तो x/2 इज इक्वल टू 1/1, यहां से x क्या निकल के आया आपका 2, और y क्या निकल के आएगा, y/1 इज इक्वल टू 1/1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। यहां से आपने x इज इक्वल टू 2 निकाल लिया और y इज इक्वल टू 1 निकाल लिया। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इन इक्वेशंस को पहले फाइंड आउट करना है कि इनमें यूनिक सॉल्यूशन होगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हमने पता किया कि ये a1/a2 और b1/b2 को देखे चेक किया इनका रेशियो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस केस में नहीं आ रहा था इक्वल, तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तब हमको ये सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, बट इस वाले केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, x y और 1 लिखेंगे, नीचे उसके अपॉन की लाइन खींचेंगे और फिर x के कोफिशिएंट्स को छोड़ दीजिए और बाकी के जो कोफिशिएंट बचे हैं, जैसे y का कोफिशिएंट क्या था 1 और दूसरे y का कोफिशिएंट क्या था 2, इनको नीचे एक के नीचे एक लिख लेंगे। उसके बाद कांस्टेंट वाला पार्ट इधर लिख लेंगे। फिर y के लिए जब निकालेंगे तो y के कोफिशिएंट को स्किप कर देना है, छोड़ देना है और x के कोफिशिएंट लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कांस्टेंट वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर x वाले कोफिशिएंट लिख लेंगे। अब 1 के लिए जब निकालेंगे तो कांस्टेंट को छोड़ देना है, कांस्टेंट को छोड़ दिया और आपने ये क्या कहते हैं x वाला पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बचा क्या, y वाला पार्ट। तो y का कोफिशिएंट है 1 और 2, तो वो लिख लिया आपने। इनको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आपको ये वैल्यूज आएंगी और यहां से इनको सॉल्व करेंगे। पहले इसको और इसे साथ में ले लेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, फिर y/1 और 1/1 को साथ में ले लेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी करते हैं। आइए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है थर्ड पार्ट, 3x - 5y - 20 is equal to 0 and 6x - 10y - 40 is equal to 0। ये आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। अब इनको चेक करेंगे क्या ये यूनिक सॉल्यूशन इनसे निकल के आ रहा है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या ये है यहाँ पर? अगर है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और अगर नहीं है तो फिर इसका या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और उन दोनों केसेस में आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। तो a1/a2 होगा आपका 3/6 और b1/b2 होगा आपका -5/10।
माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 गया 2 टाइम्स, 3 और 6 ये भी 1/2। तो आप देख रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ चुका है। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ये आ रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन आपकी जो कि यूनिक सॉल्यूशन में आपको आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो इसको हमें सॉल्व तो नहीं करना है। अब ये चेक कर लेते हैं क्या इसके कोई सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनिटली सॉल्यूशन होंगे। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें C1/C2 का भी रेशियो निकालना होगा। C1/C2 क्या है आपका -20 और -40, तो -20/-40 ये कैंसिल हो गया 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। तो आपकी ये कंडीशन आ रही है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये कब आता है जब आपकी दोनों लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ठीक है, ओवरलैप करती हैं। जिस पाथ पे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जा रही है उसी पाथ पे आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन भी जा रही होती है। इस केस में आपके पास होते हैं इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन ये हमने फाइंड कर लिया है। चलिए तो हम करते हैं अब फोर्थ पार्ट जो कि है आपके पास x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन आपके गिवन हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम a1/a2 निकालेंगे जो कि होगा 1/3 और b1/b2 निकालेंगे जो कि होगा -3/-3। ये दोनों आपस में कैंसिल 1/1 टाइम में आ जाएंगे और यहाँ पर है 1/3, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इसमें होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब आपको इन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, x लिखेंगे फिर y लिखेंगे और यहां लिखेंगे 1। तो ठीक है, इसके बाद हम x के लिए क्या करते हैं -3/-3 y के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे -7/-15। उसके बाद y के लिए क्या लिखेंगे, y के कोफिशिएंट छोड़ देंगे और इन दोनों को लिखेंगे। यहां पर -7/-15 लिखा हुआ है, तो अब x के कोफिशिएंट रह गए हैं तो वो लिख देंगे। वो क्या है 1/3। उसके बाद में जब हम कांस्टेंट का करते हैं तो कांस्टेंट वाला पार्ट छोड़ देंगे और इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। अब यहाँ पे 1/3 x का कोफिशिएंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, y का रह गया तो वो लिख देंगे -3 और यहाँ -3। इसके बाद क्या करेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन -3 मल्टीप्लाई -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 3 का होता है 45, फिर माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई -7 माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद 3 7 का होता है 21 इज इक्वल टू y अपॉन 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो -21 आएगा, माइनस का साइन, -15 एंड 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -15, तो -15 लिख दिया। उसके बाद 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई -3 तो आएगा -3 माइनस का साइन, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई -3 तो वो आएगा -9, और यहां हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर ये रहा x, ये रहा y और ये रहा 1 इनके नीचे। उसके बाद 45 में से 21 जब माइनस होगा तो क्या बचेगा 24, यहां 24 लिख दिया।
यहाँ माइनस और 15 और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -21 और +15, -21 और +15 कितना होगा, -6, तो यहां लिख देंगे -6। उसके बाद में ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +9 और यहाँ पर -3 है, +9 और -3 आपस में सॉल्व होंगे तो आएगा +6। अब इसके बाद यहां तक आपने सॉल्व कर लिया है, तो जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको x वाला पार्ट लेना है, कांस्टेंट वाला पार्ट लेना है, तो x/24 इज इक्वल टू 1/6 ये लेंगे, और जब y का पार्ट निकालना है तो y/-6 इज इक्वल टू 1/6। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x निकल के आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, 24 यहां चला जाएगा, 6 से 24 में डिवाइड होगा तो आएगा 4। x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 4, और इधर क्या आएगा आपका y इज इक्वल टू -1, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आएगा -6, और -6/6 क्या होता है -1, तो आपके पास x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। जो यूनिक सॉल्यूशन आना था वो आ चुका है। हमने कौन सा मेथड यूज किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब यूज करेंगे जब हमारी इक्वेशंस जो हैं वो यूनिक सॉल्यूशन दे रही होती हैं, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो भी आपने सीख लिया है। तो आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज में आएंगे दोस्तों, तो मैं आपको इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, मेथड आपको ये फॉलो करना है और x और y की वैल्यू उसके लिए निकालनी होगी। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहां तक आपने कर लिया है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए तो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। तो दोस्तों इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कंडीशन जो फॉलो करनी है वो करनी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब क्वेश्चन हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी लीनियर इक्वेशन दी है a - bx a + by एंड 3a + b - 2। तो आपके पास में ये दिया है और आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इन्होंने कंडीशन दी है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इन दोनों लीनियर इक्वेशन के, जो कि होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आपको बस आपको ये चीज फॉलो करनी है, इस मेथड को फॉलो करना है और इनकी वैल्यूज निकाल के a1/a2 और b1/b2 c1/c2 निकाल लेना है। तो a1/a2 क्या होगा, 2/a1 - b, a - b, तो 2/a - b इज इक्वल टू, और b1/b2 क्या है, b1 यहां पर 3 है और b2 क्या है a + b, तो a + b। उसके बाद c1/c2, अब c1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 7 को लेकर आना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा -7। उसके बाद ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन में जब c2 निकालना होगा तो इस पूरे को आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा और इसके आगे आपको माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा यहां, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट और इस पार्ट दोनों को आप आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले लिख लीजिए अलग से, पहले अलग से लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये चला जाएगा यहां और ये चला जाएगा यहां, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के साथ आ जाएगा 2a + 2b हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और a - b मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो आएगा 3a - 3b। अब a वाला पार्ट एक साइड और b वाला पार्ट एक साइड कर देंगे, 2b और 3b को इस साइड ले आते हैं और 2a उस साइड चला जाएगा, तो 3a - 2a
और ये माइनस का 3b है, प्लस का हो जाएगा इस साइड आकर, तो 2b प्लस 3b, ये हो जाएगा 5b और ये हो जाएगा a। तो a इज इक्वल टू 5b आपके पास आ गया है, ठीक है। a इज इक्वल टू 5b आ गया है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब आप क्या कीजिए, इनमें से किसी को भी ले लीजिए, जैसे आप 3/a प्लस बी और इसको साथ में ले लेंगे तो आपको a और b के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए तो करते हैं, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू -7 अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो हम चलिए कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, 3a प्लस बी माइनस 2, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब जो बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 और इसका मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई a प्लस b, तो 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b। अब क्या करेंगे, b वाले टर्म एक साइड हो जाएंगे और a वाले टर्म्स को एक साइड कर देंगे, तो यहाँ पर 9 है और ये 7 इस साइड आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2a। उसके बाद ये 7b और अच्छा माइनस का 6b तो आ रहा है, ठीक है ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 3b को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर 7b माइनस 3b कितना हो जाएगा 4b। अब क्या करेंगे दोस्तों, a की जगह आप 5b पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। a कहां पर है, ये, तो a की जगह हम क्या करेंगे, a की जगह हम 5b पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5b माइनस 6 इज इक्वल टू 4b। ये कितना हो गया 10b, 10b यहां पर है तो आपके पास 10b और ये वाला 4b भी इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का 4b और ये माइनस का 6 चला जाएगा उस साइड, तो ये प्लस का 6, ये बचा 6b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 1। b इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और इस 1 b की जगह 1 की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, तो a कितना आ जाएगा, a b इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, और यही हमको निकालना था। तो यहां पर हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, a और b की वैल्यू निकाल ली है। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। इसका मतलब है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो है वो पैरेलल हैं, कहीं आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो क्या कंडीशन फॉलो होती है इस केस में, आपके पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ये होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये माइनस का हो जाएगा और ये भी पूरा माइनस का हो जाएगा। जब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे c1 निकालने के लिए, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 2k प्लस 1 ये भी लेफ्ट हैंड साइड जब आएगा c2 स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हमने वैल्यूज पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे आपस में और सॉल्व करेंगे। तो आप केवल हम इन दोनों को देखेंगे, अभी इन दोनों को हमने अभी आपस में लिया है, तो क्या होगा, ये k माइनस 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3k माइनस 3 और ये 2k माइनस 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2k माइनस 1 ही आएगा। इसके बाद ये k इस साइड आ जाएगा, तो 3k माइनस 2k और ये माइनस का 3 राइट हैंड साइड जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 1, यहाँ बचा k और यहाँ बचा 2 और k की वैल्यू आ गई। आई थिंक हमें k की वैल्यू निकाली थी, ये तो काफी आसान था। तो k इज इक्वल टू 2,
आ गया। यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर हमने k की वैल्यू निकाल ली है, और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आइए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको स्किप कर दिया है, और इसलिए स्किप किया है क्योंकि उसमें आपको एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करना था, दूसरा आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना था, और ये दोनों मेथड मैं आपको सिखा चुका हूं। आप हमारी एक्सरसाइज 3.3 की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने को मिलेगा, उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखा दिया है, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि उसमें हम अपना टाइम खराब करें, बेटर है हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, जिसमें 5 पार्ट्स हैं और सारी वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। इसका मतलब है कि हॉस्टल चार्ज जो है एक तो फिक्स चार्ज उसमें लग रहा है, और डेली आप जो फूड मेस से ले रहे हैं उसका भी चार्ज लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, और वो आपको सम अप हो रहा है, ठीक है, वो आपका टोटल हॉस्टल चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद when a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges। अब स्टूडेंट ए हॉस्टल में रह रही है तो उसको हॉस्टल चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन हॉस्टल चार्जेस का ब्रेकअप कुछ इस तरह से है कि उसको रहने का एक फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है, और खाने के लिए उसको हर दिन के हिसाब से एक फिक्स चार्ज वो भी देना पड़ रहा है। तो हर दिन का सपोज 5 रुपीज है और वो 20 डेज तक रुकी, तो 5 into 20 मतलब आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा, और एक फिक्स चार्ज जो हॉस्टल में रहने का देना पड़ रहा है वो भी उसको देना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से उसने 20 डेज अगर वो उसने खाना खाया मैस में, और तो उसको हॉस्टल चार्ज देना पड़ा ₹1000। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, अब बी ने 26 डेज तक लिया तो उसने कितना पे किया, 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आपके पास एक तो फिक्स चार्ज आपको निकालना है और पर डे का फूड का चार्ज आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज x रुपीज और चार्जेस फॉर फूड, या फिर आप कह दीजिए फूड चार्जेस पर डे, फूड चार्जेस पर डे इज इक्वल टू y रुपीज। अब फिक्स चार्ज भी देना पड़ रहा है, और जितने दिन वो रहे हैं उतने दिन को y से मल्टीप्लाई करके आपको खाने का मैस का चार्ज भी देना पड़ रहा है। तो ए स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट ए इसको कितना देना पड़ रहा है, इसको देना पड़ रहा है 1000 रुपी, और इस 1000 रुपी का ब्रेकअप क्या होगा, x फिक्स चार्ज प्लस कितने दिन रही है इन 20 डेज, तो 20 डेज मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1000 रुपी। ठीक है, तो यहां पर आपको इक्वेशन 1 बन गई है ये। उसके बाद फॉर स्टूडेंट बी, इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको देना पड़ रहे हैं 1180 रुपीज। उसका भी ब्रेकअप क्या है, x प्लस कितने दिन रही है ये, 26 डे, तो 26 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 1180 रुपीज, और ये आपकी इक्वेशन 2 बनी। अब दोस्तों आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको जो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया है और पहले के क्वेश्चन में सिखाया है, तो उसको आपको फॉलो करके x और y की वैल्यू निकालनी है। इसके आगे मैं आपको सॉल्व करने नहीं कर रहा हूं, आपको खुद से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना आप सीख कैसे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कराता हूं। अ फ्रैक्शन बिकम्स
1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अगर न्यूमरेटर से फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगी 1/3। अब हमको नहीं पता कि फ्रैक्शन पहले क्या थी, तो हम उसको लेट कर लेंगे x/y, और x में से, न्यूमरेटर में से 1 को जब माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगी 1/3। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x/y, और x क्या है, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, y। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x - 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है क्योंकि बताया नहीं है उन्होंने क्या करना है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, 3x - 3 = y। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, द फ्रैक्शन 8 becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। अगर आप डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, 1/4 में। तो आपके पास 3x/y, ये आपके पास फ्रैक्शन थी। अब डिनोमिनेटर में 8 प्लस करना है तो कर दिया, और उसके बाद क्या बन गई, ये 1/4। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x = y + 8, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब ये दोनों इक्वेशन आपकी x और y के फॉर्म में है, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इन्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही नहीं कर देना। 3x - y - 3 = 0, इसे बनाना है। ठीक है, इधर क्या करेंगे, 4x - y - 8 = 0, ये है। ठीक है, इसको कंसीडर करो आप, ये। ठीक है, ये इन्हें आप, इन दोनों इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, और फिर आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगी कि x/y फ्रैक्शन क्या थी। चलिए, तो हम इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। आइए तो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सबसे पहले थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि है यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। तो यश ने कोई टेस्ट दिया है, 40 मार्क्स उसको आए हैं, उसने स्कोर किया है 40 मार्क्स, और उसके टेस्ट में उसको एक राइट आंसर देने पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और एक इनकरेक्ट आंसर पर उसको 1 मार्क कट रहा है, फिर भी उसके 40 मार्क्स आए हैं। तो ये कंडीशन है उसके पास। चलिए, तो पहले इसी से, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर = x, द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या फिर इनकरेक्ट आंसर = 1। ये वो नंबर है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो उसने सही किए हैं या फिर उसने रॉन्ग किए हैं। तो अगर वो सही कर रहा है तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन पर उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो x नंबर ऑफ क्वेश्चन पर उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x। फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर उसने x क्वेश्चन सही किए हैं तो उसको 3x मार्क्स मिल गए हैं, और अगर उसने y क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो 1 मार्क एक क्वेश्चन पे कट रहा है, और y क्वेश्चन पे उसके कितने कटेंगे, y × 1, जो कि होता है y। फिर भी उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 40। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई है। उसके बाद अगली जो लाइन है उसमें ये बता रहे हैं, had 4 marks awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। अगर उसको हर राइट आंसर पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 4, और हर इनकरेक्ट आंसर पर उसको 2 मार्क्स कट रहे हैं, तब उसका स्कोर होगा 50। तो अगर उसने 4 मार्क्स मिल रहे हैं
सही पर, तो सही कितने क्वेश्चन हुए हैं उसके x, तो एक क्वेश्चन पर उसको मिल रहे हैं 4 और x पर मिलेंगे 4x। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन में 4 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिल रहे हैं, x क्वेश्चन पर मिलेंगे 4x, और कितने गलत किए उसने, y क्वेश्चन गलत किए हैं, तो हर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स कट रहा है, तो y क्वेश्चन पर कितने कटेंगे, 2y मार्क्स कटेंगे। फिर भी उसको मिल रहे हैं 50 मार्क्स, फिर भी वो कितना स्कोर कर रहा है, 50। तो यहां पर आपको इक्वेशन 1 मिल गई है और इक्वेशन 2 मिल गई है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट जो है आपके पास वो है प्लेसेस A एंड B आर 100 मीटर अपार्ट। यहां पर एक प्लेस है A और एक प्लेस है B, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद में ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो वन कार कहां से स्टार्ट कर रही है, ए से, अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दो कारें चलना स्टार्ट करेंगी, एक यहां से और एक यहां से सेम टाइम पर। ठीक है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम का मतलब है अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये भी इसी साइड जाएगी। तो यहां से अगर ए से चली है कार इस साइड में, तो यहां से भी कार चलिए इस साइड में। ठीक है, उसके बाद में इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, और दोनों कारों की स्पीड जो है वो डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद वो दोनों गाड़ियां कहीं पे जाके मिलेंगी। सपोज यहां पे कहीं जाके मिलती हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस और इन्होंने बीच में चल ली है। ठीक है, उसके बाद में इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक ही ये इधर और ये वाली इधर को चले, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ चले, तब वो क्या करेंगे, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में ही मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी इसी तरफ जा रहा है और ये भी इसी तरफ आ रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो पहले क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, उसके बाद द स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपके पास आपने लेट कर लिया है कि फर्स्ट कार की स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की स्पीड क्या होगी, y किलोमीटर पर आवर। अब ये पहली कंडीशन में अगर हम देखें, ये है फर्स्ट कंडीशन और ये वाली है सेकंड कंडीशन। जब दोनों गाड़ियां एक ही तरफ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो वो सेकंड कंडीशन होगी, और जब दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो होगी फर्स्ट कंडीशन। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए जो गाड़ी यहां से चली है वो 5 आवर्स के बाद में सी पॉइंट पर जाकर बी से मिलेगी। तो 5 आवर्स में जब वो इस स्पीड से जा रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो 5 आवर्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड रही है उसकी x किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा है 5, तो 5 इंटू एक्स, ये पहले वाले की डिस्टेंस हो गई। और उसके बाद में जो सेकंड कार है वो जा रही है सी की तरफ, उसकी स्पीड क्या है y किलोमीटर, उसको भी कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे, तो उसका भी होगा 5y। अब जब ये दोनों गाड़ी वहां पर मिल रही हैं तो इसने B से कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, B ने भी इतना चला है,
ए ने भी इतना चला है, लेकिन ए ने ये 100 मीटर और ज्यादा चला है, तो ए के पास में ए बी प्लस बी सी है डिस्टेंस, और मतलब फर्स्ट कार के पास ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस है, और सेकंड कार के पास केवल बी सी है। तो ए ने ए बी पार्ट ज्यादा चला है ना, तो जितनी डिस्टेंस ज्यादा चली है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, और वो कितना है 100 मीटर। बात समझ में आई? ये ए की डिस्टेंस है, ये बी की डिस्टेंस है, ए ने बी से कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है 100 मीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, यहां से आपको इक्वेशन 1 मिल गई। और अब क्या करना है, अब जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ आएंगी तो पहली वाली कार और दूसरी वाली कार 1 घंटे के बाद 1 आवर के बाद आपस में मिलेंगी। तो 1 आवर में उसकी क्या कितनी डिस्टेंस चली है फर्स्ट कार ने, वो चली है 1 इंटू एक्स, और इस कंडीशन, और दूसरी कार ने कितनी डिस्टेंस चली है 1 इंटू वाई, क्योंकि 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में 1 आवर मल्टीप्लाई जो उसकी स्पीड है, तो 1 इंटू वाई। अच्छा, अब इस कंडीशन में हम करेंगे प्लस, पूछिए क्यों? इसलिए प्लस करेंगे कि एक्स पहली कार ने सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की है, और दूसरी कार ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो देखा जाए तो दोनों ने मिलाकर 100 मीटर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये डिस्टेंस पहली वाली कार की, ये डिस्टेंस दूसरी वाली कार की, और दोनों ने मिलाकर 100 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो यहां से निकल के आएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x हो जाएगा आपकी फर्स्ट कार की स्पीड, और y हो जाएगा आपकी सेकंड कार की स्पीड, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बना के दे दी है। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आपका काम काफी आसान कर दिया है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। चलिए, तो इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। आइए तो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, जो कि है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. तो दोस्तों, अगर हमारे पास में इस क्वेश्चन में आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है, उसकी कुछ लेंथ रही होगी, उसकी कुछ ब्रेथ रही होगी। अब इसमें क्या है, लेंथ को अगर उसके लेंथ को आप रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से, और ब्रेथ को अगर इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, लेट द लेंथ ऑफ rectangle is equal to x unit, breadth of rectangle is equal to y unit। एरिया क्या होगा इस केस में, एरिया होगा आपका x इंटू वाई, मतलब x y। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई। अब क्या है, फर्स्ट कंडीशन में अगर हमने लेंथ को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है 5 यूनिट, तो लेंथ को अगर रिड्यूस कर दिया है 5 यूनिट, लेंथ को रिड्यूस कर दिया है 5 यूनिट, और इसके ब्रेथ को बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया है 3 यूनिट, तो ब्रेथ बढ़ गई है आपकी 3 यूनिट,
तो क्या होगा, इनका एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट। तो एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट्स। ये देखिए, आपने लेंथ को घटाया, ब्रेथ को बढ़ाया, जो एरिया निकलेगा वो एरिया क्या होगा, जो एरिया एक्चुअल था उसमें से 9 यूनिट कम हो जाएगा वो एरिया। तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया, दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वेशन बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस 5y, और यहां पर होगा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड है, ठीक है। या फिर आपको इसको इस साइड लेकर आएंगे, ये ऑलरेडी प्लस का है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, पहले हम x वाला नंबर लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y, माइनस का 15 है और ये माइनस का 9 जब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 15 प्लस 9 कितना होगा, माइनस का 6। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। इक्वेशन 1 ये बन गई है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपके पास में दूसरी कंडीशन दी है, अगर हम इंक्रीज करते हैं लेंथ को 3 यूनिट, तो इंक्रीज कर दिया मैंने लेंथ को 3 यूनिट, और उसके बाद ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देना है, तो ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो हमारा जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर यूनिट कितना बढ़ रहा है एरिया में, एक्स वाई प्लस 67, यही हो रहा है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ये कैंसिल हो गए। इसको आगे इक्वेशन यहां बना देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर क्या बचा, 2x प्लस 3y, तो ये 2x प्लस 3y। उसके बाद में यहां पर प्लस का 6 है, ये 67 है, 67 प्लस का जब इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 67 और प्लस का 6 जब आपस में सॉल्व होंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 61 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन 2 है। यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 मिल चुकी है, यहाँ इक्वेशन 2 मिल चुकी है। इनको आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, और जब x आ जाएगा तो वो रेक्टेंगल की लेंथ होगी, और जो y आ जाएगा वो रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी, और यही उसकी डायमेंशन होती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये काफी आसान लगी होगी और समझ में भी आसानी से आ गई होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं। तो प्लीज आप अगर हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो जो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीरीज का ये 5th वीडियो था। इसके बाद आपको एक वीडियो और इसी सीरीज का मिलेगा जिसमें एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है आज का। यहाँ मैं साइन ऑफ करता हूँ और आपसे अलविदा कहता हूँ। चलिए, तो थैंक यू।